बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको उम्मीद कहते हैं GTV के इस्लामाबाद स्टूडियो से। सारा दिन आपके साथ हम रहे स्पेशल ट्रांसमिशन में मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का सारा अमल, उस पर हमारे तज्जिए, हमारे मेहमानों के तज्जिए, और अब मियां साहब ने वो तकरीर कर दी और उन्होंने कहा हमसे हमारा बयानिया पूछते हैं। बयानिए के नाम पे उन्होंने अपने कुछ जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका जिक्र किया कि बयानिया हमारा देखना है तो वो देखें। लेकिन जो अहम बातें उन्होंने की उसमें एक तो उन्होंने अपने दुखों का जिक्र किया। उनकी अहलिया जिस तरह से उनका इंतकाल हुआ, वो कैद में थे, जिस तरह से वालदा को दफनाने के लिए वो मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा मेरी अहलिया और मेरी वालदा जब मैं बाहर से आता था हमेशा मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद होती थी, लेकिन मेरी सियासत की नज़र हो गई, आज मैं वापस आया हूँ, वो दोनों नहीं हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये दुख दर्द ऐसे हैं कि ये भूले नहीं जा सकते, इनको मैं भुलाऊंगा नहीं, लेकिन इनको एक तरफ रखा जा सकता है। इंतकाम की उन्होंने बात नहीं की, एहतसाब की उन्होंने बात नहीं की, लेकिन अपने साथ होने वाली मुबैना ज़्यादतियों का उन्होंने भरपूर तज़किरा किया और बहुत जज्बाती अंदाज में उन्होंने उस सारी रुदाद को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कुछ प्रोग्राम भी पेश किए हैं, ज़रई इस्लाहात की बात की है, तरक्की की इस्लाहात की बात की है, और एटमी ताकत बनाने के बाद अब उनका कहना है कि वो पाकिस्तान को IT की ताकत बनाएंगे। रियासती इदारों के साथ मिलकर काम करने का उन्होंने हवाला दिया है, इंदिया दिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियासी किरदार है उस पर उन्होंने बराह रास्त तो नहीं, इनडायरेक्ट कुछ तंज के तीर भी बरसाए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का जलसा कितना बड़ा पावर शो था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मुस्तकबिल अब क्या हम देखेंगे, और क्या मियां साहब चौथी बार वजीर आज़म हैं? आज उनके लहजे में अगले वजीर आज़म की गूंज थी, या ये अपने वोटर और सपोर्टर को मुतहर्रिक करने की एक इब्तदा उन्होंने की है? इन तमाम बातों पे हम तज्जिया लेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सनाउल्लाह खान साहब एक बार फिर मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर अब्बास साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी तजकार और हमारे कुलीग भी हैं GTV पे, और शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है जी, जो कि मारूफ कानूनदान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं। अमीर अब्बास साहब, अहम तकरीर किस तरह से देखते हैं आप? मियां साहब ने बयानिया तय कर लिया है या आपको लगता है कि अभी तस्वीर बाकी है, फिल्म बाकी है? देखिए, अब बहरहाल उनकी एंट्री हो गई है, वापस कम बैक हो गया है। अब वो बोलेंगे, जलसे भी करेंगे। अब वैसे ही इलेक्शन का माहौल है, आप जानती है तंजीला। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, मियां साहब की अपीयरेंसेस भी होंगी, मियां साहब के इंटरव्यूज भी होंगे। तो अब बयानिया तो वो बहरहाल कभी ऊपर कभी तले बनाते रहेंगे और उसको रिफॉर्म करते रहेंगे। जलसा मुनासिब जलसा है, अच्छा जलसा होगा। एक बात याद रखिएगा कि जलसे का एक थ्रेशोल्ड होता है। जलसा अगर उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाए तो फिर नंबर गेम इतनी माने नहीं रखती, और वो थ्रेशोल्ड होता है 30-35 हजार का। अगर 30-35 हजार जलसा क्रॉस कर जाए इतनी तादाद से, तो फिर उसके ऊपर वो जितना भी हो उसका कोई शुमार नहीं आप कर सकते, बड़ा जलसा हो जाता है। तो ये बड़ा जलसा था। मैंने चूंकि अच्छा जलसा था, अच्छा जलसा था। सही। मैंने चूंकि तमाम जमातों के बशमूल PMLN, PDM, PTI, इन सब के जलसे और मीनारे पाकिस्तान पे मैंने पिछली एक दिहाई में 4 बड़े जलसे कवर किए हैं। So I know every inch of this venue, where it starts and where it ends. ठीक है। मीनारे पाकिस्तान के ऊपर टॉप से लेके और आखिरी गेट तक। तो इस जलसे को, इस पंडाल को भरा कैसे जाता है और इस पे लोग आते कहां से हैं और खाली जगह कौन सी होती है वो भी हमें पता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि थ्रेशोल्ड होता है, लेकिन मुझे जरा तकरीर के बारे में जरूर बता दीजिए कि क्या तकरीर जी, तकरीर भी अच्छी तकरीर उन्होंने की है, लेकिन देखिए अब जो उन्होंने तनकीद की है इमरान खान साहब पे, PTI पे, वो उनकी तनकीद बनती है ना। वो सियासी मुखालिफ है, अब जारी बात है उन्होंने भड़ास निकालनी है अपनी। इमरान खान उनके खिलाफ बहुत कुछ कहते रहे, बोलते रहे, चोर डाकू सब कुछ उन्होंने कहा। अब उन्होंने भी मौका उनको मिला है। आज उनका इतना बड़ा उनका D-Day था, आज ये उनका कमबैक हुआ है 4 साल के बाद पाकिस्तानी सियासत पे। तो मियां साहब ने फिर वो पंजाब, अच्छा मियां साहब ने, हाँ मियां साहब ने एक और बात भी किया सनाउल्लाह खान साहब। उन्होंने आखिर में तकरीर ख़त्म करने से चंद लम्हे कबल उन्होंने ये कहा कि मैंने आज बहुत अपने आप पे काबू रखते हुए गुफ्तगू की है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने नहीं की हैं। तो इसका मतलब है कि रिस्ट्रेन शो किया उन्होंने, और ये एक मसलहत की बात थी, मफाहमत या अंडरस्टैंडिंग अगर कोई हुई है तो ये उसके तहत उन्होंने ये फैसला किया कि बहुत सारी बातें जो वो करना चाहते हैं उन्होंने काबू रख लिया अपने ऊपर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझिए, ये अंडरस्टैंडिंग ही थी जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी बातें नहीं की आज, और इनडायरेक्ट कुछ बातें की हैं, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने कोई बात नहीं की।
और मुझे तो लगा वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग की उनकी स्पीच थी, मुझे अच्छा। इस तरह लगा, क्योंकि उसमें मंशूर भी दे रहे थे अपना, दुआ भी कराई है कौम की तरक्की के लिए, और उन्होंने जो मुखालफिन थे उन पर तीर भी नहीं बरसाए। तंज की एक दो बातें हैं, वो भी इतनी लंबी तकरीर में लेकिन किसी सियासी हरीफ को उस तरह से निशाना नहीं बनाया। बिल्कुल नहीं बनाया, किसी को नाम तक नहीं लिया, किसी का ना अपने जो इत्तेहादी रहे हैं उनके, उनका किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन एक चीज़ इसमें आज जो मुझे नज़र आई है, मीर अब्बास को पता नहीं आपको नज़र आई है नहीं आई, कि जब से अगस्त में जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आया, फिर PDM आई, इस्टेब्लिशमेंट भी कोशिश करती रही इमरान खान के बयानिए को ख़त्म करने के लिए, लेकिन उस सारे अगर 18-19 माह हो चुके हैं उस बात को जी, वो उस 18-19 माह में जो इम्पेक्ट नहीं आया वो आज नवाज शरीफ के आने से मुझे इम्पेक्ट लग रहा है कि अब आएगा। सियासी तौर पर, सियासी तौर पर भी इम्पेक्ट आएगा, वैसे भी ओवरऑल एक इम्पेक्ट नज़र आ रहा है। आज उनकी स्पीच से भी नज़र आ रहा था, उनकी बातों से भी नज़र आ रहा था, और जो मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग की बातें हैं, जब वो ये बात कर रहे हैं कि हमने एक्सपोर्ट भी बढ़ानी है, हमने IT हब भी बनाना है, हमने बाकी भी काम करने हैं, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लानी है, कशकोल भी तोड़ना है, और पाकिस्तान को दोबारा से तरक्की की शरह उस पर लाना है, शराह पे चलाना है, तो बाकी भी बातें वो करते रहे हैं, बर्दाश्त की भी बात कर रहे हैं। लेकिन नवाज अच्छा, शरीफ जो बड़ा हदफ है मेरा ख्याल है वो है भी यही, अमीर अब्बास साहब, बड़ा चैलेंज भी यही होगा जो सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आपने सियासी तौर पर इमरान खान साहब की मकबूलियत का जो गुब्बारा है उसको कैसे आपने उसमें से हवा निकालनी है, और सियासी जमात ही कर सकती है और बड़ा स्टेक होल्डर जो पंजाब में होगा वो कर सकता है। तो आपको लगता है कि मियाँ साहब जो हैं वो उन्होंने इस चैलेंज को यस किया है? देखिए, जैसे ये सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं ना कि मियाँ साहब ने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या उनकी बात की या मंशूर की बात की, देखिए 2018 से पहले मियाँ साहब की तकरीरें, इलेक्शन से 2013 से पहले बिल्कुल मेरे जहन में यूं हाथ की हथेली की तरह ताज़ा है। मियाँ साहब पिछले कई इलेक्शन से कहते आ रहे हैं कि मैं मुजफ्फराबाद तक मोटरवे लेकर जाऊंगा। मियाँ साहब जब जलसों में जाते थे ना 2018 से पहले, तो वो कहा करते थे, हाँ मांगो क्या मांगते हो, मोटरवे चाहिए, ये लो मोटरवे, हाँ मांगो क्या चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, ये लो एयरपोर्ट। तो देखिए ये बातें उन्होंने बहुत की हैं, जलसा तो बड़ा, लेकिन मोटरवे बनाई भी है ना अमीर अब्बास साहब, सिर्फ बातें तो नहीं की। वो तो मोटर नहीं, वो एक तो बन गई ना मोटरवे, वो तो लेकिन जो बाकी एक्सटेंशंस भी हुई उसमें भी नून लीग का किरदार तो है। नहीं, बाकी एक्सटेंशन में से एक एक्सटेंशन में नून लीग की जो फैसलाबाद मोटरवे बनी, वो तो परवेज मुशर्रफ के दौर में बनी। हाँ, CPEC के जरिए से जो मोटरवे बनी मुल्तान तक, वो PMLN चूंकि CPEC आई उनके दौर में था, वो उनका बिल्कुल सखर तक। इसी तरह से जो ये मोटरवे बनी आपके सवात तक, ये PTI की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाई। पीपल्स पार्टी ने खैर कोई माशाल्लाह सिरे से कोई उनके क्रेडिट पे इस तरह की कोई चीज है ही नहीं। तो उन्होंने हर इलेक्शन में ना बड़े बड़े वादे तो किए हैं हर दौर में, उसका कभी 5% पूरा किया, कभी 10% पूरा किया। ठीक है, उन्होंने ट्रेन चलानी थी, बुलेट ट्रेन चलानी थी मुजफ्फराबाद तक, बुलेट ट्रेन पाकिस्तान में कहीं नहीं चल सकी, मुजफ्फराबाद तो छोड़ दें, उधर तो बेचारे कश्मीरियों तक कब पहुंचेगी। सो ये जो बातें हैं ना, ये बातें सबने की, रियासत। अच्छा मुझे अच्छा ठीक है, मैं, लेकिन ये जो सनाउल्लाह साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, आपको भी लगा कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग की तकरीर है ये? जी देखिए, PTI को खत्म करने का या PTI का जो ऑपरेशन डिसमेंटल है या PTI को इलेक्शन से बाहर रखने का, जो भी आप लफ्ज इस्तेमाल कर लें, जो मुख्तलिफ लोग इस्तेमाल करते हैं, एक है लीगल तरीका, वो चल रहा है, एक है जोर जबरदस्ती, वो भी ठीक है चल रही है। जो पॉलिटिकल तरीका है, सियासी तौर पे इमरान खान का मुकाबला अगर कोई कर सकता है पाकिस्तान में कम या ज्यादा, वो ना तो बिलावल कर सकते हैं, बिलावल एक सूबे का लीडर है, वो नेशनल लीडर नहीं बन सका, ना मुकाबला असफद यार वली या एबल वली कर सकता है, ना मुकाबला बलूचिस्तान अवामी पार्टी कर सकती है, ना हम क्यों कर सकते, तो मुकाबला एक कर सकता है नवाज शरीफ। तो सियासी तौर पे अगर इमरान खान को खत्म करना है तो जाहिर बात है नवाज शरीफ ही को प्रमोट करना होगा, ठीक होगा, बात दिले ख्वास्ता या खुश दिली, सही। तो नवाज शरीफ ही सियासी तोड़ है इमरान खान। ठीक। और सना साहब, जो तकरीर में कुछ और अहम बातें उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ किसी से, अल्लाह ना करे कि मेरे दिल में कोई इंतकाम का जज्बा हो, और साथ में उन्होंने अपनी जमात को भी ये कहा कि ना अपने गाली का जवाब गाली से देना है, ना अपने कोई इंतकाम की बात करनी है। इनडायरेक्ट उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो कल्चर था उसको हिट भी किया कि वो एक बुरा कल्चर था।
आप किस तरह से देखते हैं कि एक चैलेंज है पोलराइजेशन एक लफ्ज़ है जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, बहुत नफरत पर मबनी एक तकसीम है इस माशरे में, वो मियाँ साहब कैसे ख़त्म कर सकेंगे? ये मैं आपके पास सवाल छोड़ रही हूँ और ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जी तो बात करेंगे कि इस माशरे जिसको बहुत ज़्यादा तकसीम हो गया है, कर दिया गया है, लेकिन बहरहाल इस माशरे में और इस समाज की जो सियासी रवैये हैं उसमें अगर आप देखें तो नफ़रत बहुत ज़्यादा है। तो मियाँ साहब के पास कोई ऐसा हल है इसका भी, और इदारों के माबैन जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो भी ख़त्म करना है, इस अवाम को इन तमाम इदारों पे वापस अपना एतमाद बहाल करना है। बड़े बड़े चैलेंज हैं, इंटेलेक्चुअली अगर बात करें तो ये बहुत बड़े चैलेंज हैं। ब्रेक के बाद कुछ इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और ये जो हमारी ट्रांसमिशन में हम बहुत सारे हमने मराहिल पे बात किया, मियाँ साहब किन हालात में गए थे, किन हालात में वापस आए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो वो चैलेंज है जो उनको सियासी तौर पर एक जमात के कायद के तौर पर है, लेकिन जाहिर है वो पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, वज़ीर आला भी रहे हैं और एक बड़े सियासी कदकाठ के रहनुमा हैं। ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने बहुत सारे नशेबो फराज अपने सियासी जो ज़िंदगी है उसमें देखे हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी आजमाइशें भी उन्होंने देखी हैं, बड़े टफ टाइम और ऐसे सख्त फ़ैसले भी उनको करने पड़े और उनका सामना भी करना पड़ा। तो सना साहब, जो सवाल था ब्रेक पर जाते हुए कि नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत कुछ सीखा है अपने तजुर्बात से और अपने सियासत के नशेबो फराज से, इस मुआशरे में पोलराइजेशन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, क्या वो कोशिश करेंगे जिस तरह से आज उन्होंने बहुत ज़्यादा मफाहमत की बात की, बहुत ज़्यादा उन्होंने काबू रखा, कोई बहुत नफ़रत की, कोई बहुत ज़्यादा किसी के अगेंस्ट जाके कोई नेगेटिव बात नहीं उन्होंने की, तो यू थिंक कि वो ये इस चीज़ को भी वो मलहूज़ रखेंगे कि इसका क्या हल करना है? जी बिल्कुल। और ये अमीर अब्बास ने भी जो बात की ना कि इमरान खान का या PTI का मुकाबला सिर्फ नवाज़ शरीफ कर सकते हैं, एक ही शख्स है, वो बिल्कुल सही बात है। और उसी में आज उसने अपनी स्पीच में इस बात को बड़ा मैसेज दे दिया। आपने इमरान खान की तकरीरें सुनी थी माजी में ना, तो आप देखते थे ओए मैं तुम्हारे साथ देख लूँगा, ओए बूट पालिश, ये नाम लेके कहते थे। तो आज ये नवाज़ शरीफ ने वो ख़त्म कर दी बातें ना, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी को बराह रास्त कोई बात नहीं की। तंज़िया भी 2 बातें की हैं जिसमें किसी का नाम नहीं लिया और वो कोई किसी को गालम गलोच नहीं की। हाँ, लेकिन एक बात से मैं एक वैसे बात से मैं डिसएग्री करती हूँ। वो एक बात जो उन्होंने बोली ख़वातीन के लिए, उन्होंने कहा कि ढोल ढमकों पे हमारी ख़वातीन जो हैं वो नाच गाना नहीं करी। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी नामुनासिब बात है और ये कई बार हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों को कह चुके हैं कि भाई ये बात मत किया करें, क्योंकि अगर हम जो पंडाल है सियासी तमाम जमातों का देखें, वहाँ पे जब ढोल हो रहा होता है वहाँ पे मर्द और ख़वातीन सभी, लेकिन जो कुछ ख़वातीन लंदन में करती रही हैं या बाकी जगहों नहीं, वो जो बदतमीजियाँ देखें उसमें तो कोई जेंडर की बात नहीं है ना, वो मर्द या औरत करे उस पर तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन सियासी अमल में शमूलियत ख़वातीन की वो होनी चाहिए, वो मुकम्मल होनी चाहिए, पूरी तरह होनी चाहिए। जो पूरी स्पीच थी उनकी, मेरा ख्याल है ये उनको तंज नहीं करना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल जो स्पीच थी ना उसमें ये मैसेज था और उनके मैसेज को लोगों ने लिया है और लेंगे आगे कि आपने गालम गलोच नहीं करनी, हर एक की इज़्ज़त करनी, इज़्ज़त नफ्स मुतासर नहीं करनी। और ख़ुद उन्होंने अपने अमल से काफ़ी हद तक साबित भी किया। मेरा ख्याल है ये तरीका है, ये मैसेज भी यही है। इसी तरीके से आप दूसरे को, अब अगर दूसरे तरफ की जो लीडरशिप है वो ये रास्ता इख्तियार नहीं करेगी तो फिर लोग उनका साथ छोड़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक, आहिस्ता आहिस्ता। और यही तरीका है बयानिए को ख़त्म करने का और अपने बयानिए को आगे लाने का। बिल्कुल सही है, यही देखना पड़ेगा। अमीर अब्बास साहब, आप इस पॉइंट पे क्या कहते हैं? जैसे मैंने कहा ना कि हमें अब बहुत सारे ऐसे मामलात का सामना है जो शायद सिर्फ एक सियासी जमात या सियासी मसला नहीं है, वो हमारा समाजी मसला बन गए हैं। और ज़ाहिर सियासतदान लीडर्स हैं, लीडर होता है रहनुमा वो होता है कि जो इन मसाइल के हल में कोई तजवीज़ ला सके, उसके पास कोई प्लान हो, प्लान ऑफ एक्शन हो, और वो इस मुल्क को कहीं देखे कि 5 साल बाद 10 साल बाद डाउन द लाइन हमारा मुआशरा कहाँ खड़ा होगा। तो मियाँ साहब की शख्सियत में और आज की तकरीर में आपको लगता है कि कोई इस हवाले से वो काम कर पाएंगे? देखिए, मैं बहरहाल वो चूंकि आज आए हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि आज ही मैं हथौड़ा उठा के उनको नाकाम करना या उनको बुरा भला कहना शुरू कर दूं। मैं उनको शक का फायदा देना चाहूंगा एक
आजिज से सहाफत के तालिब इल्म के तौर पे कि देखते हैं अभी उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है, देखते हैं उनकी गुफ्तगू आगे क्या रहती है। मजीद वो अपना मैनिफेस्टो, अपनी सोच कैसे कैसे खोल के सामने रखते हैं। लेकिन मुझे नवाज शरीफ साहब में और उनकी पार्टी के तर्ज सियासत में एक रवायती सियासत तो हमेशा नजर आई है। मैं ये भी समझता हूँ कि चले वो बाहर रहकर आए हैं 4 साल, इंसान बहुत कुछ कथारसिस करता है, खुद तसाबी भी करता है, बरतानिया जैसे मुल्क की तरक्की को देखते रहे हैं, बहुत कुछ इंसान सीखता है, अनडू करता है, रीडू करता है। हो सकता है उन्होंने कुछ नई सियासी रविश इख्तियार की हो, लेकिन जो उनका माजी का तर्ज सियासत या तर्ज हुक्मरानी रहा है वो तो एक रवायती स्टेटस को का तर्ज हुक्मरानी था। मसलन वो इतनी दफा पावर में आए, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म्स करने के बजाय उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को मजीद भयानक बनाया इस मुल्क के अंदर, पॉलिटिसाइज किया उन्होंने इस मुल्क के अंदर। यही फवाद हसन फवाद जब ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तो ये सनाउल्लाह साहब अथॉरिटी है इस्लामाबाद की सहाफत के, फवाद हसन फवाद को डेप्टी प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। ऐसी रौनक और फरानियत थी फवाद, वही बाद में आजम खान के अंदर आ गई। जी, मैं एग्जैक्टली यही कहने लगी थी कि मेरा ख्याल है कि वो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ही ऐसा है। मैं भी आजम खान का नाम लेने लगी, तो देख लें आजम खान ने क्या किया। ठीक करना था ना, भाई इन्होंने तो ठीक करना है ना, ये नहीं ठीक करते ना, यही तो बात है। ब्यूरोक्रेटिक मसला तो है, लेकिन ठीक किसने करना है? मेरे और आपके पास तो ना कुव्वत नाफिजा है, ना इख्तियार है और ना इक्तदार है, वो इन्हीं के पास होता है ना। ना जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आते हैं मियां साहब, ना पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, ना मियां साहब छोटे सूबों की बात करते हैं, ना मियां साहब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेकर आते हैं। देखिए मियां साहब ने सबसे बड़ा जो इस मुल्क में, अच्छा चूंकि उनकी बात हो रही है तो मैं इसलिए मियां साहब बात कर रहा हूँ, वरना ये बाकी सबका भी यही हाल है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के बगैर तंजीला साहिबा मुझे बताएं, हम इस कौम को स्टूपिड बनाते रहेंगे 100 साल तक। बिल्कुल 100% एग्री। अच्छा, लेकिन मुझे एक और चीज भी याद आ गई। अच्छा, अमीर अब्बास और सनाउल्लाह साहब, आप दोनों से ही मैं पूछ लेती हूँ। सना साहब पहले आप, इंतखाबात के हवाले से कोई क्लियर कट बात मियां साहब ने नहीं की, तारीख, इनेकाद कब होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड, कोई बात जिक्र नहीं। वो उन्होंने रवानगी से कबल जो गुफ्तगू की थी दुबई में, खासकर जी दुबई में की, तकरीर में नहीं की। तकरीर में नहीं की, दुबई में उन्हें हालांकि करनी चाहिए थी। ये सबसे अहम इशू है इस वक्त, क्योंकि इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन जो आइनी मुद्दत है वो गुजर चुकी है। अब हल्का बंदियों के हवाले से थोड़ी ताख़ीर है। वहाँ भी उन्होंने यही बात कर दी कि जो इलेक्शन कमीशन करेगा हमें कबूल होगा। तो इससे अंदाज़ा कर लें कि वो भी अभी क्लियर नहीं है, और ना कोई बाकी जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उन्हें कोई यकीन है कि इलेक्शन कब होंगे। अमीर अभी अब्बास साहब, ये आपको क्या तमाम लगता है? सियासी जमातें इबाम का शिकार हैं, उन्हें अभी यकीन नहीं अच्छा, है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम मिलके किस्मत बदलेंगे वगैरह वगैरह, तो अज्यूम तो वो यही कर रहे थे कि आप लोग वोट से मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई जैसे है ना कि इनेकाद कब होगा, ताखीर हो गई है, अदालत को देखना चाहिए वगैरह, इस तरह की कोई बात नहीं की। देखिए एक तो अब कल से केसेस माशाल्लाह शुरू हो रहे हैं, 2 आम केसेस, एक इलेक्शन का केस है और एक मिलिट्री कोर्ट्स का केस है। तो अब एक तो सुप्रीम कोर्ट भी देखें क्या फैसला करती है। बिल्कुल ठीक। दूसरा ये कि अगर आपको इलेक्शन चाहिए इस मुल्क में, तो मैं आपको अजरा तफन्नुन बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को मजबूत करना शुरू कर दें। जब तक इमरान खान का मुकाबले के लिए कोई बड़ी सियासी ताकत नहीं आएगी, इलेक्शन नहीं मिलेगा। अगर जरा सा भी शक हुआ कि इमरान खान या उसकी पार्टी जीत सकती है, तो तब तक इलेक्शन नहीं है। अब मियां साहब को जितवाएं किसी न किसी तरह से, ताकि इलेक्शन हो जाए इस मुल्क। अच्छा, हम कोशिश करें, यानी कि आप कह रहे हैं हम नहीं कर सकते अगर हमें इलेक्शन चाहिए तो। अच्छा, एक और ब्रेक ले लेते जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे, केसेस की बात की है अमीर अब्बास साहब ने, 2 बड़े अहम केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं। फिर मियां साहब के जो केसेस हैं, अपने उनकी अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें हैं, सज़ाओं की मुअत्तली का मामला है, तो मियां साहब ने भी ज़ाहिर है अभी कोर्ट्स के चक्कर लगाने हैं, और कुछ दिन जो सियासत है वो उसका इर्तकाज़ मियां नवाज़ शरीफ साहब की शख्सियत के इर्द गिर्द और उनकी शख्सियत पर ही मुझे दिखाई देता है। लेकिन खान साहब जो हैं उनके केसेस में भी बहुत तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। साइफ़र केस में बिलखसूस हमारे पास इत्तलात हैं कि बहुत जल्दी पर्दे जुर्मायद होने के बाद जो है वो प्रोसेस आगे बढ़ने जा रहा है। तो ब्रेक के बाद कुछ इन केसेस का भी अहवाल आपके सामने रखते हैं। मियां नवाज़ शरीफ साहब वापस आ चुके हैं, उन्होंने एक तकरीर की है, उस तकरीर का एनालिसिस हम अपने इस ट्रांसमिशन में आपके सामने रख रहे हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हम करें मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर, और तकरीर बहुत जज्बाती थी, शेर व शायरी भी थी,
कहाँ से फसाना शुरू करूँ, कहाँ तमाम करूँ, मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूँ। मियाँ साहब ने कुछ इस तरह के शेर भी पढ़े और फिर उन्होंने अपने दुखों और दर्द के ऊपर मबनी भी कुछ शेर जो हैं वो पढ़े और उन्होंने आवाम को कहा कि जो वहाँ पे मौजूद थे उनके वोटर सपोर्टर के शेर मेरे बड़े गौर से सुने। तो अमीर अब्बास साहब, जो हम बात करें ना कि मियाँ साहब ने बहुत कुछ सीखा होगा, मियाँ साहब ने जो है वो जाहिर है उन्होंने बहुत सारे नशेबो फराज देखे हैं, लेकिन एक जो तजुर्बा हुआ पीडीएम का, और उससे पहले भी हमने देखा था कि कई बार जो इत्तेहादी और मखलूत हुकूमतें उनका तजुर्बा होता रहा। आपको लगता है कि मियाँ साहब ये दिल ही दिल में कहीं ये सोचेंगे कि सियासी जमातों के साथ मिलकर चलने में ज़्यादा ताकत है, बजाय इसके कि आपको ये लगे कि मेरे पास ग्रीन सिग्नल है तो मैं सोलो फ्लाइट कर लेता हूँ? देखिए, एक तो मियाँ साहब अब माशाल्लाह 70 या 71 साल के हो चुके हैं। 73 बरस के हैं। 74 बरस नहीं 73, 73। 73 बरस के। तो ये बड़ी एज होती है और उसमें जिंदगी का एक बहरहाल बड़ा तजुर्बा है पास। अच्छा बुरा सख्त मुश्किल, जैसे आप नशेबो फराज कह रहे हैं, उसमें इंसान अगर इसमें भी ना सीख सके इंसान और इस्लाह ना कर सके अपनी और इस काबिल ना बन सके कि वो दूसरों की इस्लाह करे, तो फिर उसकी बदनसीबी कही जा सकती है। तो हम समझते हैं कि वो बहुत कुछ सीख कर आए होंगे। जहां तक बाकी सियासी जमातों के साथ चलना है, देखिए हर सियासी जमात का बहरहाल एक अपना मंशूर है। वो एक हद तक तो किसी दूसरी जमात के साथ चल सकती है, वो बिल्कुल किसी के साथ जफ्फियां डाल के और वो अपने सियासी वजूद को खत्म तो नहीं कर सकती ना, उसने अपनी आइडेंटिटी को भी बरकरार रखना है। हाँ, लेकिन आप PDM के प्लेटफॉर्म लेकिन अगर आप तकरीर में देखें तो उन्होंने किसी सियासी जमात के ऊपर, जो वैसे आम तौर पे आपने देखा ना, नून लीग पीपल्स पार्टी जब से पीडीएम हुकूमत से ये बाहर निकले हैं, इत्तेहादी हुकूमत से, पीडीएम का हिस्सा तो पीपल्स पार्टी नहीं थी, लेकिन वो एक दूसरे पे तीर बरसाने का बड़ा सिलसिला चल रहा था। मियाँ साहब ने तो कोई बिल्कुल छेड़ा भी नहीं, नाम भी नहीं लिया किसी ने। वो सेकंड टियर लीडरशिप कर रही थी ना जरदारी साहब के मुंह से आपने सुना, यस, ना आपने नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के मुंह से सुना। वो बहरहाल उनके मुंह से निकली हुई बात का मतलब है फिर तो पूरी पार्टी ने एक लाइन को फॉलो कर लिया ना, तो वो अभी तक नहज पर नहीं जाएंगे। हाँ, आपने देखा कि जब बिलावल एक हद से आगे गए तो उसका जवाब फिर दिया नून लीग ने भी, फिर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा। ये 2 दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भाई जब तुम्हारे साथ बैठे हुए थे उस वक्त तुम्हें नजर नहीं आ रहा था, आज तुम्हें नजर आ गया। तो अगर तो पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई पहल पीपल्स पार्टी ने की है, नून लीग ने पहल नहीं की है, अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से मियाँ साहब को सिलेक्टेड, अब तो उन्होंने सिलेक्टेड कह दिया ना, अब तो कह रहे हैं कि मियाँ साहब सिलेक्टेड हैं और मियाँ साहब डील के तहत आ रहे हैं, अगर उनकी तरफ से हमले हुए तो फिर बहरहाल नून लीग जवाब देगी। इलेक्शन तो अपना अपना है, सियासत अपनी अपनी है। देखिए ठीक हो गया, जलसा भी एक और जो इशू है जिस पे मैं ज़रूर बात करना चाहती हूँ, पहले सना साहब आप उस पर जवाब दीजिए। नून लीग के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज़ रहे और मेरी राय में मियाँ साहब के आने के बाद वो जो अंदर की एक तकसीम है और मरीम साहिबा की शख्सियत को लेके जो बहुत सारे लोग, अच्छा ये ऑफ द रिकॉर्ड भी कहते हैं कि हम मियाँ साहब के पीछे तो हाथ बांध के चल सकते हैं, ये सिर्फ शाहिद हक़ान अब्बासी की बात नहीं करी, बाकियों की भी कर रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वो उनके पीछे हम नहीं चल सकते, मियाँ साहब के पीछे चल सकते हैं। तो आपको लगता है कि उनके आने से पार्टी अंदर से भी मजबूत हो गई है, अंदर जो तकसीम का खदशा, अफवाहें या असल में तकसीम थी, वो ख़त्म हो जाएगी? उन्होंने, आपने देखा नवाज शरीफ ने आने से पहले लंदन में ही बुला लिया था शाहिद खाकान अब्बासी को, तो तकसीम ख़त्म तो नहीं होगी क्योंकि नवाज शरीफ की एक ज़ाती ख्वाहिश है कि उनके बाद जो पार्टी है वो मरीम के पास ही जाए। ठीक है, और भाई दोनों एक प्राइम मिनिस्टर रह के चले गए हैं, 16 महीने उनकी कारकर्दगी भी, अब तो दोनों साबिक वज़ीर आज़म जी दोनों साबिक वज़ीर आज़म है। लेकिन आज जो उन्होंने तकरीर की ना, उसमें शहबाज शरीफ की तकरीर, शहबाज शरीफ बोने लग रहे थे, मतलब उनकी तकरीर में कोई, मैंने तो बहुत कवर की है, कोई बाइट नहीं होती। आज नज़र आ रहा था कि वाकई बड़ा लीडर बोल रहा है, ठीक है। मतलब जैसे भी नून लीग को जाहिर बात है एक अमीर अब्बास साहब ऑक्सीजन मिल गई है सियासी तौर पर। एक तो इस बयानिए का तोड़ हो गया कि मियाँ साहब नहीं आते, आपका लीडर यहाँ आते ही नहीं है मुल्क में, आपका लीडर मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, तो एक तो वो ख़त्म हो गई बात, वो तंज के निश्तर अब नहीं पड़ेंगे किसी पे भी। लेकिन एक विजन देने वाली शख्सियत उनको मिल गई जिसको वो बेचेंगे। गवर्नेंस तो रही है नवाज शरीफ साहब की, आप कह रहे हैं 10% उन्होंने अपने मंशूर पे कभी अमल किया, 5%, लेकिन कुछ ना कुछ वो करते रहे इस मुल्क में। जी, अगर आप कंपैरेटिवली बात करें, कंपैरेटिवली का मतलब है कि पीपल्स पार्टी के साथ कंपैरिजन है, पीटीआई जो पहली बार पावर में आई थी पंजाब में या मरकज में, बाकी जमातें जो आती रही बार बार, इवन अगर पीटीआई से भी कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली उनका जो डिलीवरेंस है वो बाकी जमातों की निस्बत ज्यादा रहेगी। लेकिन क्या
किसी मुल्क में जितनी तरक्की होनी चाहिए एक हुकूमत को करनी चाहिए, एक सियासी जमात को जो करना, क्या उन्होंने किया? तो उसका जवाब है बिल्कुल साफ नो। हाँ, पीपल्स पार्टी से बहुत बेहतर परफॉर्म किया। पंजाब में उस्मान बुज़दार वाज अ डिजास्टर, उससे बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुकी थी नून लीग पहले। अब आगे क्या करेंगे? अगेन अब ये देखिए एक क्वेश्चन है कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। अभी तो वो आज आए हैं पहली बार, अब आगे आहिस्ता आहिस्ता रिवील करेंगे। शहबाज शरीफ इसका मतलब है दोबारा चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब में। फिर अगर मियां साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो शहबाज शरीफ फिर चीफ मिनिस्टर होंगे। तो अब आगे देखें, अगले चंद दिनों में वाजे होगा। अच्छा, लेकिन जो एक और चीज़ है वो ये है कि मियां साहब जो हैं वो ज़ाहिरी बात है, जब इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जिन पे बहुत ज़्यादा काम शाम हो रहा था तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत जाने के वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद थी। मीडिया में भी कर रहे थे लोग, हम भी कह रहे थे कि उन्होंने पॉलिटिकल स्पेस बहुत ज़्यादा छोड़ दी है और इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा स्पेस दे दी है। तो मियां नवाज शरीफ साहब इसको कैसे टैकल करेंगे? ये कल्ट की पॉलिटिक्स है, ये मैनिफेस्टो की पॉलिटिक्स नहीं है। लोग कल्ट को फॉलो करते हैं, लोग करिश्मा को फॉलो करते हैं। इसी तरह से सारी पार्टीज में ही चला आ रहा है। लोग पूछते नहीं अपने हुक्मरानों से कि भाई तुम 4 दफा हुक्मरान बने हो, तो फिर वही बातें हमें लारा लगाकर आ गए हो। तुमने मदीना की बात की थी, तुम 1970 से रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हो। 55 साल हो गए, तुम्हारी रोटी पूरी नहीं हो रही, तुम्हारा कपड़ा पूरा नहीं हो रहा। लोग पूछते नहीं इस मुल्क के अंदर, क्यों? वो कल्ट फॉलोइंग है ना। और जब लीडर आता है पब्लिक के अंदर तो लोगों को फूटे पड़ जाते हैं। अब ये इसके ऊपर पूरी हमें एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पे अगर हम इसको एनालाइज करें तो ये अलमिया है। इसी वजह से तो हम ग्रो नहीं कर पा रहे एज ए नेशन, एज ए कंट्री। इसीलिए तो हम प्रोग्रेसिव नेशन नहीं बन। अच्छा, ये तो आपने बात कर दी मियां साहब की शख्सियत की, लेकिन सना साहब मैं चाहती हूँ आप ज़रूर इस बात का जवाब दें कि हमने कई बार देखा मियां साहब ने ज़ाहिर बहुत सारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो अपॉइंट किए हैं। उनके साथ को बहुत ज़्यादा कामयाबी से कोई रवाबत उनके इख्तिताम पजीर जो कहते हैं ना रिश्ता जो है वो आखिर तक सही तरीके से नहीं पहुंचा। इस बार मियां साहब यहाँ मौजूद नहीं थे जब एक नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए। इस वक्त मियां साहब यहाँ नहीं थे जब एक नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बने हैं। दो अहम ओहदों में दो ऐसी शख्सियात हैं जिनको इस वक्त अगर तमाम हालात व वाक़यात देखें तो बहुत अहम है, और मियां साहब की वापसी भी हो गई है। तो कैसे देखते हैं आप ये नेक्सस के, ये बेहतर होगा नेक्सस? एक तो आज जो उनकी स्पीच है ना, उन्होंने एक बात कर दी है उसमें, जो आपने पहला सवाल किया ना मीर अब्बास से भी, कि जो पीडीएम ने स्पेस दे दी एस्टेब्लिशमेंट को, अब उसको विदड्रा कैसे होगी वो। तो उन्होंने जो अपनी स्पीच में एक ही फ़िक्रा जिसको आप कह सकते हैं जो हाईलाइट होगा सुबह भी, उसने पहला लफ्ज़ इस्तेमाल किया रियासती इदारे और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस। तो ये जो स्पेस है आज की स्पीच से लगता है उन्होंने हज़म कर लिया है। लेकिन हमेशा यही होता है कि नवाज़ शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बनता है, इक़्तिदार में आता है, जब उनकी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो वक्त के साथ साथ फिर डॉन लीक्स भी होता है या वो 99 के बाद जो हुआ था वो होता है, या उससे पहले जो हुआ था वो होता है। अब मुशर्रफ के हवाले से जो हुआ, तो फिर नवाज़ शरीफ कहते हैं कि अपने हाथ में पत्थर उठा लेता है तो वो अपने पैर पे या सर पे खुद मार लेता है। तो ये आज की स्पीच में तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे लगता है कि उसको हजम कर लिया है कि जो स्टेटस को बरकरार रहेगा जहाँ पे पीडीएम मामलात को छोड़ के गई। वक्त बताएगा। अगर नवाज शरीफ आ जाता है तो आया कि ये जो स्पेस दे दी है पीडीएम ने या इमरान खान ने दी, ये तो दोनों तरफ से, इमरान खान ने भी दी थी ना। जी इमरान खान साहब तो खड़े होके कहते थे, हाँ वो तो ताहयात सब कुछ करने के लिए ताहयात करने को तैयार थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप दोनों की जो गुफ्तगू है उसको समेटते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल फोर्सेस इस मुल्क के फ़ैसले, इस मुल्क के मामलात, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के जितने भी मामलात हैं वो अपने हाथ में इसलिए लें कि हम पॉलिटिकल फोर्सेस को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, मीडिया के तौर पर भी, एक जो अवामी ताकत है वोट की उसके ज़रिए भी। लेकिन जो इदारे हैं या इदारों को चलाने वाले लोग हैं वो शायद उस तरह से अकाउंटेबल नहीं होते। चाहे वो डैम फंड बनाएं, चाहे वो कुछ और करें, वो मुल्क से चले जाते हैं, आप उनको वापस बुलाने जोगे भी नहीं होते। और फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम की तरह आते हैं ताबूत में बंद होकर, फिर आप उनका कोई एहतसाब भी नहीं करते। जी बिल्कुल, 12 घंटे में बयान वापस हो जाता है। तो ये जो मामलात हैं ये आई होप के जो सियासी तर्ज अमल है तमाम सियासी जमातों का, उनके अंदर भी जमहूरियत आएगी और ये तय होगा, चाहे वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के ज़रिए हो या आपस में बैठ के कुछ मामला तय कर लें। लेकिन इस मुल्क में सियासी अमल को मजबूत होना है, जमहूरी अमल को मजबूत होना है, इदारों को रिफॉर्म होना है, तभी ये मामला आगे बढ़ेंगे। बहरहाल जी, आज की ट्रांसमिशन से
इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अमीर अब्बास साहब, सनाउल्लाह खान साहब, गरीदा फ़ारूकी साहिबा, सना हाशमी साहिबा, मतीन हैदर साहब और आमिर गौरी साहब आज दिन भर हमारे साथ रहे। हमारे रिपोर्टर्स, हमारे ब्यूरो चीफ्स, चाहे वो अरसलान भट्टी साहब हों, इंतज़ार हैदरी साहब हों, लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करते रहे हैं। फील्ड से हमारे रिपोर्टर्स लाहौर से, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, हमारी पूरी टीम जो है वो आज के इस बड़े एक सियासी शो को हमने जिस तरह से कवर किया है, आपको लम्हा बलम्हा इससे हमने बाखबर रखा है। इंशाल्लाह जो आइंदा की डेवलपमेंट है वो भी हम आप तक इसी तरह से पहुंचाते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।